हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास गैप हो गई थी, कुछ समस्याएं थी इस वजह से। ठीक है, आज क्लास हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट क्लास है आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास में लास्ट जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे संकुलन क्षमता, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी। और संकुलन क्षमता के आज आगे पढ़ेंगे। थोड़ा संकुलन क्षमता को एक बार रिवीजन करा देता हूँ। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि अगर कोई भी यूनिट सेल है, कोई भी एकक कोशिका है, उसमें कितना स्थान अणुओं के द्वारा घिरा हुआ है और कितना स्थान खाली है, ये बताता है संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? अणुओं द्वारा घिरा स्थान बटा के कुल आयतन, है ना, अणुओं द्वारा घिरा स्थान बटा के एकक सेल का एकक कोशिका का कुल आयतन अगुणे 100। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो हम 4 प्रकार की आपको एक कोशिका बताए थे। सबसे पहला था सिंपल क्यूब यानी सरल एकक कोशिका, इसके बाद था फलक केंद्रित एफसीसी, इसके बाद था अंतः केंद्रित या काय केंद्रित बीसीसी, और इसके बाद था षटफलकी, है ना, एससीसी। इन चारों के लिए हम आज निकालेंगे संकुलन क्षमता। यानी अगर कोई एकक कोशिका इस प्रकार से भरा हुआ है ना, सरल घनी एकक कोशिका के रूप में है, तो उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, कितना स्थान खाली और कितना स्थान भरा होगा, ये निकालेंगे। इसमें सब में यही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पहले वाले को तो हेडिंग बना लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है, घनी सिंपल क्यूबिक सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, सरल एकक कोशिका की एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। और सरल एकक कोशिका के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो सरल एकक कोशिका होती है, जो उसमें उसके अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, या उसके जो आणविक कण होंगे, पार्टिकल, वो कहाँ पे होंगे? ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। और बताया गया था कि सरल घनी एकक कोशिका में जो अणु होते हैं वो केवल इनके शीर्षों पर, एक यहाँ इस तरह से इनके शीर्षों पर अणु होंगे बस केवल। तो ये क्या कहलाएगा? सरल एकक कोशिका कहलाएगा। यही था ना। तो हमें निकालना है इस प्रकार के एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, ये निकालना है। ठीक है, ये आपकी होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके एक फलक का चित्र बनाएंगे। एक फलक देखो इस तरह से, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो केवल इसके एक फलक का आपको चित्र बनाना है। तो क्या बताया गया कि अणु कहाँ होते हैं? इस तरह से एक अणु आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा हो गया। तो ये एक फलक की संरचना हो गई। एक फलक मतलब ये शीर्ष हो गए, इसी वाले को ले लो, इस सामने वाला ये शीर्ष हो गया, 4 शीर्ष, और चारों शीर्ष पे क्या हो गए? 4 अणु स्थित हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना है संकुलन क्षमता। ठीक है ना। तो अणु की त्रिज्या क्या मानेंगे? R, है ना। और सभी अणु क्या होते हैं? एक समान संरचना वाले होते हैं। R है, तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी? R। और ये क्या हो जाएगी? ये क्या घन की भुजा है ना, कोर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी? कोर की लंबाई दिखाते हैं A से, भुजा की लंबाई दिखाते हैं A से। और ये एक किसके बराबर है? R प्लस R किसके बराबर? 2R। ठीक है, A बराबर कितना हो जाएगा? 2R।
तो हम लोग निकालने वाले हैं इसकी संतुलन क्षमता। तो कैसे निकाली जाएगी? संतुलन क्षमता बराबर क्या था कि इस एकक कोष्ठिका के द्वारा घिरे कुल अणुओं का आयतन बटा के कुल आयतन। तो कुल आयतन कितना होगा? कुल आयतन होगा जितना इस घन का आयतन होगा, है ना? कुल आयतन कितना होगा, है ना? छोटी क्लास में पढ़ा होगा घन का आयतन बराबर कितना, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना है, ए का क्यूब, वो निकल जाएगा, तो घन का आयतन तो निकल जाएगा। मेन क्या निकालना, कुल अणुओं का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे माना अणु की त्रिज्या r तथा घन की भुजा a है। मान लिया ये अणु की त्रिज्या r, घन की भुजा a है। ठीक है, चित्रानुसार क्या समझ में आ रहा है? चित्रानुसार यही समझ में आ रहा है कि a बराबर कितना है, 2r, है ना? यानी घन की जो भुजा है वो त्रिज्या के दोगुने के क्या है, बराबर है ना? क्लियर है बिल्कुल। a = कितना है, 2r। तो अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सरल घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है। पहले क्या करेंगे, हम एक अणु का आयतन निकालेंगे। तो एक अणु का आयतन कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या r है, अणु कैसा होता है, गोलाकार, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। क्यों गोले का आयतन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अणु कैसा है, गोलाकार है। तो पहले हम निकाल लेते हैं अणुओं की संख्या, इसके बाद निकालेंगे आयतन। ठीक है, तो सरल घनी एकक कोष्ठिका में शीर्ष पर कितना अणु होता है, एक अणु का 1/8 भाग, और कितने शीर्ष होते हैं, टोटल 8 शीर्ष होते हैं। तो कितने अणु हो जाएंगे, गुणा कर देंगे, यानी कितना अणु आएगा, एक ही निकाल के देख भी चुके हम लोग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका के एक शीर्ष पर अणु बराबर 1/8। कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 शीर्ष होते हैं, 1/8 शीर्ष पे, तो कितना हो जाएगा टोटल, एक अणु, है ना? तो एक अणु का आयतन, अणु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, जितना गोले का आयतन होता है बराबर गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, है ना? एक अणु का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन के बराबर, यानी 4/3 πr³। ये क्या निकल के आया, ये आयतन निकल के आया कि ये जो सरल घनी एकक कोष्ठिका है उसमें कुल वो स्थान जो कि अणुओं द्वारा घिरा हुआ है, कितना, 4/3 πr³। हम लोग निकाल लेते हैं पूरे घन का आयतन। घन का आयतन मैंने क्या कहता, भुजा क्यूब, यानी भुजा कितनी है, a का क्यूब, और a बराबर कितना है, 2r। तो क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब, 2 का क्यूब 8, क्या आ गया, पूरे घन का आयतन, है ना? अब निकालेंगे अतः संकुलन क्षमता बराबर, ये कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे निकालेंगे अतः संकुलन क्षमता, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या बताया गया था, अणुओं द्वारा घिरे भाग का आयतन, अणुओं द्वारा घिरा आयतन बटा के कुल आयतन। अणुओं द्वारा घिरा आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। अभी निकाला था, एक अणु था केवल, 4/3 πr³, और कुल आयतन कितना है, 8r
क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और क्या गुणे 100 भी तो होता है, गुणे 100, तो इंटू 100, 3.1416 होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और निकाल के बताइएगा। आप लोगों के लिए घर के लिए काम है, ठीक है, घर के लिए काम ये है कि हमको निकालना है कैलकुलेट करके इसकी पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में कितना आएगी, इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, किसके लिए, सरल घनी एकक कोष्ठिका। मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ इसका, 52.36 आएगा, इसको लगभग में लिख लेंगे, है ना, नियरली 52.4%। इसका मतलब क्या है 52.4% का मतलब, 52.4% का मतलब है कि कितना स्थान अणुओं द्वारा घिरा हुआ है, कितना स्थान 52.4%, और बाकी 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 100 माइनस करने पे आएगा 47.6। तो 47.6% जो प्लेस है वो क्या है, खाली है, रिक्त स्थान है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हेडिंग हो गया। सेकेंड पॉइंट हेडिंग डालिए, अब किस प्रकार की कोष्ठिका के लिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, सेकेंड हेडिंग, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका यानी FCC की संकुलन क्षमता बनाइए। फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका क्या थी बताइए। फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका थी कि अणु शीर्षों पर विद्यमान होने के साथ साथ कहाँ स्थित होंगे, इसके फलक पर भी स्थित होंगे, है ना। जो अणु है वो शीर्षों पर स्थित होने के साथ साथ इसके फलकों पर भी स्थित होंगे। और इसमें अणुओं की संख्या निकाल के देखा गया था, कितना आया था, 4 आया था, है ना। क्यों 4 आया था, क्योंकि शीर्ष पर अणु मिलाकर कुल कितने जाते हैं 1, और फलक केंद्रित है तो फलक 6 फलक होते हैं, 6 फलक पे भी होंगे। एक फलक पे कितना होते थे 1/2, तो कितने फलक थे 6 फलक थे, तो कितना हो जाएगा 3 ये अणु हो जाएंगे, 6 × 2 3 ये अणु और एक पहले का शीर्ष वाला, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए फलक केंद्रित देखिए जो बताया गया था आपको बेसिक, फलक केंद्रित में ये शीर्ष पर अणु तो थे ही, इसके साथ ऊपर वाले फलक पे, इस पीछे वाले फलक पे, है ना, ये सामने वाले फलक पे, दाएं वाले फलक पे और इस वाले फलक पे, ठीक है ना। मैं इनको अलग अलग तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ऊपर वाले और नीचे वाले को राउंड से, इनको प्लस के चिन्ह से, दाएं बाएं वाले को, और आगे पीछे वाले को माइनस के चिन्ह से, ठीक है, इस तरीके से। और ये कौन वाले हो गए, शीर्ष वाले हो गए, ठीक है, ये शीर्ष वाले हो गए। तो शीर्ष वाले मिल गए एक, और ये फलक वाला आधा होता है, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा पीछा रहा आगे, कितने जाएगा टोटल 4 हो जाएंगे, है ना। तो हम फिर वही काम करना है, हमें निकालना है इसके अणुओं का आयतन, कुल अणुओं का आयतन निकल जाएगा, भाग का आयतन और कुल आयतन निकालना है। तो कुल आयतन तो निकालना आसान है, निकल जाएगा। इसके जो तुम्हें चित्र बनाना पड़ेगा वो थोड़ा उससे अलग है, हट करके है। क्यों, क्योंकि एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे, और बीच में एक अणु फलक वाला। क्या करो, इसको इस तरह से मिला दो,
है ना। ये कोण कितना होगा 90 अंश का, ए बी सी। को मैं यहाँ पर बनाऊंगा ए बी सी त्रिभुज को, ठीक है। ये आपका ए हो गया, बी ए बी और ये सी, इस तरह से इनको मैं मिला दिया। तो एक अणु कहाँ पे है, बी पे, है ना। इसको ठीक है, और एक अणु कहाँ पे है, और एक होगा बन रहा है ना, इस तरह से टच करता हुआ तीनों होगा ए बी सी। तो ये तीन अणु 1 2 3, ये जो ब्लैक डार्क वाला ये हो गया, और सर्कल वाला ये हो गया, और ये भी वाला डार्क वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह से तो वही त्रिज्या मानेंगे क्या है, और त्रिज्या मानेंगे आर, है ना। और वो त्रिज्या कितनी मानेंगे, आर मानेंगे। तो ये त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, और ये सेंटर होगा तो ये भी आर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, घन की कोर की लंबाई। ये भी क्या होगी, घन की ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये आपका। और देखा जाए तो ये 90 डिग्री का ट्रिंगल है, और 90 डिग्री के ट्रिंगल में ये क्या है, कर्ण वाली भुजा, एसी कर्ण की भुजा है, कर्ण वाली भुजा, और ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, इसके घन के कोर की लंबाई में और त्रिज्या में रिलेशन निकालना है। घन के कोर की लंबाई में और त्रिज्या में रिलेशन। उस वाले में क्या था, ए बराबर 2 था, घन की कोर की लंबाई और त्रिज्या में रिलेशन कितना था, ए बराबर 2r, और इसमें नहीं मालूम है तो निकाल, ठीक है। तो वही सेम चीज लिख लीजिएगा, माना घन के कोर की लंबाई ए तथा अणु की त्रिज्या कितनी है, r है, मान लेंगे। मानने के बाद चित्र में या त्रिभुज ABC में मानने के बाद, है ना, त्रिभुज ABC में AC बराबर r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 बार कितना, 4r, AC का मान आ गया, ठीक है। AB बराबर ए है, BC बराबर क्या, ए है। अब लगा देंगे क्या, पाइथागोरस का प्रमेय, और पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 4r का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 2a स्क्वायर 16r स्क्वायर किया, ये कट जाएगा, कितना आएगा 8, है ना। तो a स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8r स्क्वायर, 8 का अंडर रूट वैल्यू जाएगा 2√2r, ठीक है। ये जाएगा a इक्वल टू 2√2r। पहले में क्या आया था, a बराबर 2r, इसमें क्या है, a बराबर 2√2r, ठीक है। याद रहेगा ये, है ना, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, इसमें अणु निकाला गया था, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालने के बाद एक अणु का आयतन निकालेंगे, फिर कुल अणुओं का आयतन निकल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा ये रिलेशन निकल करके इज इक्वल टू √2r। अब क्या निकालेंगे हम, फलक केंद्रित घन में शीर्ष पर अणुओं की संख्या बराबर 1। फिर निकलेंगे फलक केंद्रित घन में फलक पर अणुओं की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, निकाल के दे सकते हो। फिर निकालेंगे घन में कुल अणुओं की संख्या बराबर 4। फिर लिखेंगे एक अणु का आयतन,
अणु कैसा है, गोलाकार है, तो किसके बराबर हो, गोले के आयतन के बराबर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक अणु का आयतन, कितने अणु है, 4, तो 4 अणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 चौके 16/3 पाई आर क्यूब। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया अणुओं द्वारा घिरे भाग का आयतन, अणुओं द्वारा घिरे भाग का आयतन। ठीक है, ये अणुओं द्वारा घिरे भाग का आयतन आ गया। अब निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब ए, और ए की वैल्यू कितनी थी, 2√2 आर, है ना, यहाँ पे A = 2√2 आर। ए की वैल्यू होगी, उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2√2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, है ना, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 और ये आर क्यूब। ये क्या आ गया, पूरे घन का आयतन। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 16 / 2 आर क्यूब। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 16 / 2 आर क्यूब। किताब में थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरे किया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, अणुओं द्वारा घिरे भाग का आयतन बटा के पूरे घन का आयतन और गुणे 100। तो अणु द्वारा घिरे भाग का आयतन कितना था, अभी निकाला मैंने, 16/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना है, 16 / 2 आर क्यूब। 16 से 16 कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगी, 3 पाई क्यूब। ठीक है, इसको भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और इंटू 100 आ गया, है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी नियरली 74% के आसपास आएगी, और इसको जो है आप लोग प्रूफ करके, यानी कि कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आया, 74%, है ना, नियरली 74% इसकी वैल्यू आएगी, यानी 74%। 100 में 74 माइनस कीजिए, कितना है, 26। तो 26% क्या है, यह स्थान खाली है ना, यानी संकुलित कितना होगा, 74%। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड हेडिंग है, फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के बाद केंद्रित या अनुप्रस्थ केंद्रित, इसको हम लोग कल करेंगे। हेडिंग बना लीजिएगा, थर्ड पॉइंट
अंतः केंद्रित घनी एक कोष्ठिका यानी BCC की संकुलन क्षमता। ये कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही है, 2 डेरिवेशन है, दोनों को ध्यान से करिए और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी एक की संकुलन क्षमता निकालने के लिए आ जाती है। समझ में आया? ठीक है ना? तो इसको ध्यान से करिए इस चैप्टर को, और इस जो है ये वाला दोनों डेरिवेशन करके आइएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। थर्ड वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? मिला जुला करके आपको करना क्या है, आयतन निकालना है कुल, और फिर घन का आयतन निकालना है। ठीक है ना? आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप लोग पढ़ाई को सीरियस होकर के कीजिए, है ना? और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्लास देख नहीं रहे हैं, वीडियो देख नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे पढ़ाई मत कीजिए, ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।